हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं ग्रेविटेशन को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केपलर्स लॉ के बारे में बताया था बच्चों, और आज वाले लेक्चर में अपन केपलर्स लॉ के आगे वाला पार्ट समझते हैं जरा। ग्रेविटेशन में अभी तक अपन केपलर्स लॉ से पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, नेट फोर्स का कैलकुलेशन सीख चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केपलर्स लॉ समझाया था। तो आज वाले लेक्चर में देखते हैं जरा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम आ गया अपना ग्रेविटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं देखो, आज मैं बता देता हूं पहले, ठीक है। जो मान लो ये अर्थ है, ज्यादातर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में वैसे तो जो फोर्स होता है वो दो मास के बीच में लगता है। ये दो मास कुछ भी हो सकते हैं, M1 और M2। M1 और M2 पे जो बीच में जो फोर्स आता है ना, वो आता है -G(M1M2)/r², ऐसा फोर्स आता है। बट अपन यहाँ ज्यादातर कहानी समझेंगे अर्थ के केस में, ठीक है। अर्थ के केस में क्या होता है जरा, अब अर्थ के यहाँ आपको पता है अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ से इसको रिलीज करूंगा तो ये 9.8 G = 9.8 मीटर पर स्क्वायर से नीचे आने वाला है। बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो G का वैल्यू आता है ना, ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं आज अपन कि ये G का वैल्यू आता कैसे, ठीक है। बेसिकली अगर ये G देखा जाए तो ये है क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और किसके कारण आता है ये, ड्यू टू अर्थ। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं कि एक तो ये पढ़ेंगे कि 9.8 क्यों आया, और दूसरा कुछ चेंजेस इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन आज वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। शुरुआत करते हैं, देखो क्या, तो हेडिंग आ गया अपना क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये अपने पास अर्थ आ गई बेटा। एक्सेलरेशन जो है वो कितना आएगा, जो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का फोर्स आता है, उस फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यहां लिखा है एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता करेंगे किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल, अब अर्थ क्या है बेटा, अर्थ अपना एक फील्ड बना लेती है। कोई भी मास का अपना एक फील्ड होता है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। ये जो फील्ड बनाया ना, जैसे देखो ये फील्ड, ये बाहर की डायरेक्शन, ये फील्ड ऐसा फील हो रहा है ना, ये फील्ड है इस अर्थ का एक फील्ड। मतलब इस फील्ड में अगर कोई भी मास आ जाएगा तो उस मास पे ये अर्थ जो है अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाली है, ठीक है। अब अगर फोर्स आ गया आपके पास में अगर आपके पास फोर्स है तो इस फोर्स से, फोर्स तो आपके पास गिवन है, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता करना है, ऑब्जेक्ट का क्या पता करना है मुझे, एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड करना है, तो क्या मैं F = ma लगा के आंसर निकाल सकता हूं। अब ये F = ma लगाऊंगा तो मेरे पास ये m तो उस ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स आ जाएगा। अब ये फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ। तो फोर्स क्या आ जाएगा, G(M1M2)/r² अट्रैक्शन वाला। अब इसमें जो है एक मास, ये वाला एक मास तो हो जाएगा किसका, अर्थ का, और एक मास हो जाएगा किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये कहानी आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो F = ma लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये F ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स लिखने वाले हैं, और उस फोर्स से F = ma लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये सारी कहानी तो भी आपको नहीं लिखनी है। तो ये क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट आ गया कोई रेड कलर का, ये अर्थ बनाई गई है। अब ये ऑब्जेक्ट पे जो है ये अर्थ फोर्स लगाएगी क्या बेटा, ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी क्या। ये स्मॉल m जो है ऑब्जेक्ट का मास मान लिया, और कैपिटल M मैंने किसका मास मान लिया, अर्थ का, और r क्या है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अर्थ का सेंटर बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना, अर्थ की सरफेस नहीं है, ये अर्थ का सेंटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो अब समझते हैं जरा क्या है, देखो, ठीक है। अब जो है पहले तो मैं यहां लिख देता हूं सारी टर्म। m क्या है, ये स्मॉल m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M। अगर मैं कहीं भी कैपिटल M लिखूंगा तो आपको ये समझ लेना है क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये आ गया अपने पास मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और R क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सेंटर होगा ना, उससे जो है उसका सेपरेशन कितना है। अब मुझे पता है
मुझे इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आने वाला है ये मुझे पता करना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, F बराबर ms से कैलकुलेट होगा क्या। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स नीचे लग रहा होगा और यही सेम फोर्स जो है बेटा अर्थ पे भी लगने वाला है। इस ऑब्जेक्ट पे तो ये फोर्स नीचे लग रहा होगा और अर्थ पे ये फोर्स ऊपर लग रहा होगा, बट ये अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। मान लो मैंने पेन गिराया, तो पेन तो ऑब्जेक्ट हो गया, इस पेन पे अर्थ ने फोर्स लगाया नीचे और अर्थ पे भी पेन ने फोर्स लगाया ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पेन पे नीचे फोर्स लगेगा, अर्थ पे ऊपर लगेगा। बट होगा क्या बेटा, जो मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगा है तो ये पेन तो बेचारा नीचे चलने लगेगा, बट अर्थ का मास इतना सारा बड़ा सारा ज्यादा है कि अर्थ नहीं चलने वाली, पेन ही चलेगा, अर्थ रेस्ट में होगी। जिसे कल वाले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, जो सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है क्या। अब सन का मास अर्थ के कंपैरिजन में भी बहुत 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 ज्यादा है, तो इसलिए सन घूम रही है, अर्थ नहीं, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, सन रेस्ट में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सेम फोर्स यहाँ भी लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अर्थ रेस्ट में रहेगी, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन होगा, यही अपन अभी वाले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, और उनके वेरिएशन में क्या क्या होने वाले हैं, यही सारा आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा फोर्स F यहाँ भी बना सकते हो, जैसा कि अब ऑब्जेक्ट पे बनाया ना ये फोर्स F, वैसा अर्थ पे भी बना सकते हो। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू m इंटू a। यहाँ से चेक करोगे तो ये m से m गायब हो गया। ठीक है, चेक करोगे तो क्या हो गया बेटा, m से m गायब हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन जो निकल के आया ना, वो आया gm अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया मेरे पास, gm अपॉन आर स्क्वायर। अरे यार, ये जो एक्सेलरेशन अपने पास निकल के आता है gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रख लेना है, gm अपॉन आर स्क्वायर। जी का वैल्यू सबको पता है, m का वैल्यू सबको पता है, r का फॉर्मूला बता दिया जाए तो आप ये a को पता लगा सकते हो क्या। अब यहाँ पे ये जो a है ना बेटा, इस a को बोला जाता है g। ये जो a है ना, यही एक्सेलरेशन को अपन क्या बोल देते हैं, g। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको बोल दिया जाता है क्या, g। तो g का फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन निकल के आया है, इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोल देते हैं, g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन ही लिख लेते हैं इसको, है ना यार, एक तो बड़ी मुसीबत है। आर स्क्वायर, यहाँ से एक्सेलरेशन, ये इतना एक्सेलरेशन आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है क्या। अब अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो ये एक्सेलरेशन जो है उस ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है। ये डिपेंड कर रहा है किस किस पे, एक तो सेपरेशन पे, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, और दूसरा अर्थ के मास पे। क्लियर है, कहानी लिखो जरा, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से बेटा, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से। ये एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन अपन ने कर लिया, a बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर। m किसका मास है, अर्थ का। यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से, हेडिंग लिख लेना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। चलो यहाँ तक की कहानी लिखी आपने, वीडियो पॉज करके लिख लेना, नेक्स्ट आगे समझाता हूँ। नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को मैं शॉर्ट में लिखूंगा ग्रेविटी। ठीक है, तो हेडिंग क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर मैं अर्थ की सरफेस की बात करूं बेटा, अगर मान लो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच गया, जो ऑब्जेक्ट है अपने पास कहां आ गया, ये अर्थ की सरफेस पे। पिछली वाली स्लाइड में देखोगे आप, ये जो ऑब्जेक्ट था सरफेस पे नहीं था, तो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही सेम ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे कितना आने वाला है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहां पे सरफेस पे पहुंच गया, मतलब ये सेंटर, पहले तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट था क्या, यहाँ ऊपर स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ठीक है, देखो जरा अभी आप लोग देखोगे, ये रहा देखो, ये अर्थ के सेंटर से
यहां देखो अर्थ के सरफेस तो यहां है ना, ये ऊपर था क्या। अब अगला जो हेडिंग है उसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहां आ गया बेटा, सरफेस पे। अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे आ गया तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, तो स्मॉल आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा क्या बेटा। यहां ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। कैपिटल आर क्या है, अर्थ का रेडियस। क्लियर है। तो यहां जी का वैल्यू आप सबको पता है, मास, अर्थ का मास लिख देंगे, अर्थ का रेडियस लिख देंगे तो जी का वैल्यू आ जाएगा। ये जो जी है ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू अर्थ की सरफेस पे। अब यहाँ जी का वैल्यू पुट करते हैं, एम का वैल्यू पुट करते हैं और आर का वैल्यू पुट करते हैं तो देखोगे आप क्या आंसर आएगा। इसको ले जाते हैं साइड में, यहाँ जी का वैल्यू पता कर लेते हैं। ये जी का वैल्यू आप सबको पता होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अर्थ का मास ध्यान रखना है 6 इंटू 10⁻24 केजी। नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है इसका मास याद रखने की, बट अर्थ का मास इतना होता है। ये जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा, ये जो जी का वैल्यू है। ठीक है, तो ये जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जरा, क्या है ये जी का वैल्यू रख लिया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम का वैल्यू रख लिया। ठीक है, डिवाइड आर, अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए बेटा, ये आपको पता होना चाहिए 6.4। अर्थ का रेडियस जो है वो मैं अभी बता दूंगा, लिख दूंगा लास्ट में। ठीक है, ये जो स्लाइड्स ये वाली चली जाती है ना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा। तो ये अर्थ का रेडियस यहाँ मीटर में यहाँ रखा ना, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे आप कैलकुलेटर लगा के तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आपको याद भी रखना है बेटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सरफेस पे वैल्यू है बेटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है। अब यहां एक चीज और लिखा देता हूं मैं, आपको क्या लिख लेना है, एक तो ये जो जी आया है, जी जो आया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है अपने पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रख लेनी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बट ये ध्यान रखना ये सरफेस पे है, 8 सरफेस। एट अर्थ सरफेस ओनली। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू आती है। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना बेटा, पता भी होना चाहिए आपको जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां ये आर क्या है, कैपिटल आर, चाहो तो यहाँ कैपिटल आर लिख लेना। कैपिटल आर जो है वो क्या आ गया अपने पास, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला कहां से है ये समझ में आया होगा, पिछले वाले लॉजिक जिसे लगाया था ना gm1m2/r स्क्वायर, तो उसी पैटर्न पे आया। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है बेटा, ये जो अर्थ का रेडियस है ये आपको पता होना चाहिए। जो अर्थ का रेडियस है ये होता है 6400 किलोमीटर। कितना, 6400 किलोमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6400 इंटू 1000, ये मीटर में आ गया क्या। तो क्या ये अर्थ का रेडियस यही आ गया क्या, 64, ये तो 64 हो गया, इंटू 50 हो गया क्या। तो आपको ये अर्थ का रेडियस भी पता होना चाहिए बेटा। अर्थ का रेडियस कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है, आगे बहुत बार यूज होगा अर्थ का रेडियस, तो ये आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 9.8। वैल्यू तो सबको पता है। अभी तक अपन ने क्या था बेटा, अर्थ की सरफेस के लिए वैल्यू याद रखी हुई थी। अब मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, तो भी अपन 9.8 लिख लेंगे, तो भी 9.8 लिख। बट ये अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, जैसे यहां चला गया, तो फिर ये जी का वैल्यू जो है ये 9.8 नहीं होगा, इससे कुछ अलग होगा। तो ये अलग वाली वैल्यूज क्या होगी ये अपन अब समझना शुरू करते हैं। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। ठीक है, क्या कहानी है ये, सरफेस पे जो वैल्यू आ रही है इस पूरी स्लाइड में, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम, कैपिटल एम किसका मास है। अच्छा, मैं अभी आगे जहां भी कैपिटल एम लिखूंगा ना, आपको समझ लेना है वो अर्थ का मास है, और कैपिटल आर मतलब अर्थ का रेडियस है। आज वाले लेक्चर में मैंने यहाँ स्पेसिफाई भी किया है, देखो आर एंड एम। ठीक है बेटा, क्लियर है, नोट करो जरा, ये नोट करो वीडियो पॉज करके। चलो गायब, देखो क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा।
यहाँ जो पिछली स्लाइड थी, पिछली स्लाइड में आपको पता होगा क्या, देखो ये ऊपर था तो यहाँ कुछ अलग था, सरफेस पे आते ही ये स्मॉल आर की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कैपिटल आर आ गई, और ये कैलकुलेशन करिए आपने, ये कितना आ गया 9.8। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आ गया देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आंसर आ जाएगा। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ दैट मून। मून से जो है मान लेते हैं अपन ने, क्या मान लिया बेटा, अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले क्वेश्चन तो खुद से सोल्व करोगे ना यार, वीडियो पोस्ट करके, जल्दीबाजी नहीं करनी, वीडियो पोस्ट करो और क्वेश्चन ट्राई करो खुद से सोल्व करने के लिए, वीडियो पोस्ट करो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो बच्चों जरा। मास ऑफ अर्थ, मान लो ये तो आ गया मेरे पास अर्थ, और ये छोटू छोटू आ गया मून, चंदा मामा। अब जो मास है ना, इसका मास अगर जो है, इसका मास जो कैपिटल एम लिख लिया, इसका मून का मास स्मॉल एम लिख लिया, ये आपको क्वेश्चन में बोला है 81 टाइम्स है, ये लिख रहा है 81 टाइम्स। रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मून। इसका रेडियस अगर r मान लूं तो इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 3.5 स्मॉल r, ठीक है। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, यहाँ पे जो ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, उन दोनों का रेशियो चाहिए, तो बताओ जरा क्या आएगा, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो बेटा। चलो मैं लिखता हूं, देखो क्या है, ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू जो है ना, वो फॉर्मूला आपको पता है gm/r² आएगा क्या, ठीक है। ये मैंने अर्थ के लिए मान लिया, ठीक है, अर्थ के लिए मान लिया। ऐसे मून के लिए क्या हो जाएगा बेटा, gm मान लिया मून के लिए, m बोले तो मून। एक काम करते हैं, यहाँ पूरा लिख देता हूं मैं, ये आया जी अर्थ, जी मून क्या आ जाएगा, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। यहाँ आ गया मून का मास और मून का रेडियस, ये मून का रेडियस यहां से लगा के यहां तक जो मून का रेडियस स्मॉल आर, और यहां से यहां तक अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। क्लियर है। अब मुझे रेशियो किस किस का चाहिए, मून डिवाइड बाई अर्थ। क्या सोल्व कर सकते हो क्या बेटा, तो आप लिखो क्या, यहां पे लिखोगे, अच्छा जी मून अपॉन जी अर्थ। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां सरफेस लिखा है, रेशियो सरफेस ऑफ द मून, सरफेस वाला ही फॉर्मूला लगाया मैंने gm/r, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये स्मॉल आर वाला जो है मैंने इसका जो मून का मास, एक काम, मून का मास मैंने क्या मान लिया स्मॉल एम, और मून का रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो मून के लिए लिखोगे gm/r², जी कैपिटल M/R², ठीक है। सॉल्व करेंगे, हाँ, तो यहां आ गया जी मून अपॉन जी अर्थ, कैपिटल जी से कैपिटल जी भाग जाएगा, यहां आ रहा है M/R², नीचे आ जाएगा 81m, ये 81m यहां से लिखा मैंने ये, और r की जगह लिख दिया मैंने कितना 3.5 r²। अब ये m से m भी गायब हो जाएगा, r² से r² गायब हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा जी मून अपॉन जी अर्थ का। तो ये आंसर क्या हो गया, देखो ये आंसर आ गया अपने पास कितना बेटा, ये आंसर आ गया क्या 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 81, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना जरा, जो भी आंसर है वो आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैं परफेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड 81, ये आ रहा है 0.15, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 0.15, ये अपना आंसर हो जाएगा, नोट कर लो जरा, वीडियो पॉज करो और कहानी नोट कर लो जरा। यहाँ तक की क्वेश्चन आसान था, होना चाहिए आपको। सरफेस के लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कुछ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। चलो नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी का मतलब क्या है, देखो बच्चे, अब अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहां पे है, तो यहां तो आप सबको पता है यहां पे जी का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने वाला है, ये तो सबको पता है। ये तो सरफेस की बात हो गई, ये तो कहां पे है
सरफेस पे। अगर मान लो मैं कुछ हाइट पे चला जाऊं, जैसा पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन क्या, इफेक्ट ऑफ हाइट। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां ला दिया, तो यहां लाने पे जो है जी का वैल्यू कितना चेंज होगा, ये जी डैश मान लिया, इसमें क्या चेंजेस होंगे ये सब पढ़ने वाले हैं अपन। हाइट वाला पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ऑफ डेप्थ, मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ये सेंटर है और इस ऑब्जेक्ट को जो है मैंने यहां पे ला के रख दिया, यहां ला के रख दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जी का वैल्यू जी डैश क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में ये पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो है रोटेशन का क्या इफेक्ट होने वाला है जी पे। आप सबको पता है ये जो अर्थ है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है और कितनी देर में घूम जाती है, पूरा 24 आवर्स में। तो ये तीन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं अपन, तीन इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ एंड रोटेशन का इफेक्ट। तो लगा लो जरा ये वेरिएशन इन जी, ये अर्थ नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये तीन पॉइंट अपन समझने वाले हैं आगे। तो पहला आ गया अपने पास क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट पे चले जाए तो क्या होने वाला है। फिर ये अर्थ आ गई, क्लियर है, अर्थ का मास m आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट कहां पे है, h हाइट पे। ये ऑब्जेक्ट कहां आ गया बेटा, जैसे देखो पढ़ने क्या वाले हैं, अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट को ले जाऊं मैं हाइट पे तो क्या इफेक्ट होने वाला है, तो ये अर्थ ला दिया, अर्थ का मास m, और नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट आ गया m मास का, जो कि अर्थ की सरफेस से h हाइट पे। यहां इस ऑब्जेक्ट के जस्ट ये सरफेस आएगी क्या, तो इस सरफेस से ये वाली जो हाइट है वो h दिया गया है। नेक्स्ट ये इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा नीचे, ग्रेविटेशनल फील्ड बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स आएगा ये चेक करते हैं, ये सारी कहानियां भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये आर क्या है अपने पास, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और स्मॉल आर क्या हो गया, सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आ गए, और फिर ये डेप्थ में जाने पे क्या होगा, ठीक है। तो कहानी समझते हैं जरा, ये वाली यहां क्या हो रहा है, तो ध्यान समझिए बेटा। तो मैंने आपको बोला यहां अर्थ का सेंटर आ गया, क्या ये अर्थ का सेंटर आ गया। अब यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये आपको आर दी गई है, स्मॉल आर, तो यहां पे क्या आंसर होने वाला है, आपने लगा दिया F बराबर m है, ठीक है। यहां पे जो g का वैल्यू है वो मैंने मान लिया क्या, g डैश, तो यहां क्या आ जाएगा, g अर्थ का मास स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन को अपन ने क्या मान लिया, g डैश। यहां जो सरफेस पे एक्सेलरेशन होता है g, और जो मैंने हाइट h हाइट पे जो एक्सेलरेशन वो मान लिया g डैश। तो g डैश की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, gm अपॉन r स्क्वायर। फॉर्मूला याद रख लेना है g डैश का फॉर्मूला। अगर सरफेस पे, ये शुरुआत यहीं से करी थी अपन ने लेक्चर की बेटा, याद है। अगर मैं सरफेस पे आ जाऊंगा तो स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। अब यहां स्मॉल आर को लिखना चाहो बेटा तो आप क्या आ जाएगा, ये स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर क्या है देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सेंटर, ठीक है। अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, h जो क्या हो गया, स्मॉल h, स्मॉल h क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से कितना हिट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं स्मॉल r लिखना चाहूं तो ये स्मॉल r की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, ये स्मॉल r की जगह ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, r प्लस h, ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा क्या बेटा, नोट करो जरा यहां तक की कहानी, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, फटाफट से इसको नोट कर डालो रे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे जो मान लिया ना वो जी डैश, चाहो यहाँ जी डैश लिख लेना। यहाँ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है ना हाइट पे जाने पे, वो क्या आ गया, जी डैश। अब अगर इसका आप लोग जो है, ये जो जी डैश आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की कहानी लिख लो बेटा जल्दी से। अगर आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना है जी डैश का, तो जी डैश का जो ग्राफ बनाना चाहो तो जी डैश का ग्राफ जो है वो इस टाइप से आएगा, आर के साथ में जी डैश का ग्राफ कम हो रहा है ना जी का वैल्यू, सबसे ज्यादा तो सरफेस पे होगा। चलो ये वाला ग्राफ मैं बाद में बनाता हूं, अभी जाने देते हैं इसको। नोट करो पहले यहां तक की कहानी, जल्दी से नोट करो, फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। यहां तक लिखा सभी ने, चलो
देखो जी डैश क्या है बेटा अपने पास, जो है जी डैश आया ना वो क्या आ रहा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब मैं यहां से क्या करूं, जी एम अपॉन, अगर यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। आर प्लस एच में से मैंने आर बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर आएगा, तो आर से सॉरी यहां से आर स्क्वायर बाहर लें तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बचेगा। क्लियर है, ये r डिवाइड बाई आर तो 1 हो जाएगा और h बाई आर बचेगा। क्लियर यहां तक की कहानी। अब ये जो है ना जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, इसको मैं लिख देता हूं क्या, स्मॉल जी। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल जी। और साथ में जो डिवाइड में है ना इसको ऊपर ले जाऊं तो जी डैश क्या निकल के आया मेरे पास, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर, ये पावर -2 हो जाएगी। अब बेटा ये पावर क्या हो जाएगी, -2। -2 क्यों हो गई, डिवाइड में ना, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख देते हो आप, x -2, ऐसे 1 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी होल पावर -2। तो उसी पैटर्न पे मैंने लिख लिया, 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर डिवाइड में 2 था तो ऊपर आने पे -2 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एक मैंने आपको बाइनोमियल पढ़ाया होगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, देखो बाइनोमियल समझाता हूं। पहले एक काम करता हूं, ये रिजल्ट लिख देता हूं फिर मैं बाइनोमियल समझाऊंगा। तो ये रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, यहां से जी डैश, अगर मान लो बाइनोमियल थ्योरम मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, बट फिर भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, h लेस देन आर ही होगा तो अपन क्या लिख देंगे, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चे बाइनोमियल थ्योरम भूल गए हैं, ऐसा होता है। पहले रिजल्ट लिख लो, अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले रिजल्ट लिख लो, बाइनोमियल थ्योरम लगाया है मैंने यहाँ पे, बट ये फॉर्मूला की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये फॉर्मूला कब लगने वाला है, जब जो है h जो होगा वो लेस देन आर ही होगा। मतलब जो हाइट पे गया हूं ना मैं, वो हाइट क्या होना चाहिए, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होना चाहिए। अर्थ का रेडियस कितना होता है बेटा, 6400 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। इतना ज्यादा अर्थ का रेडियस होता है, तो h जो है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होना चाहिए। मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा हो जाए। ठीक है, ये अर्थ r क्या है, अर्थ का रेडियस जो कि होता है 6400 किलोमीटर। अगर h बहुत 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 छोटा है तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी लिखो। मुझे पता है आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है, मैं सिखाऊंगा वापस से। ठीक है, यहां मैंने क्या यूज किया है, ये बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगाई है। चलो इसको जाने देते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, जगह नहीं बच रही अपने पास। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो समझा देता हूं जरा। चलो तो बाइनोमियल थ्योरम समझते हैं जरा। क्या मैंने आपको बता रखा होगा जब मैंने बेसिक मैथ्स आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, वहां मैंने समझाया होगा आपको बाइनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्या है देखो बाइनोमियल थ्योरम, बाई ये बेसिक मैथ्स अपना है ना, बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है। तो मैंने यहाँ आपको समझाया होगा 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है कभी भी, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस n इंटू एक्स। बट कब लिखा जाएगा ऐसा, जब n की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो ये अपना बेसिक मैथ्स था बाइनोमियल थ्योरम वाला। अब मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास जो था 1 प्लस h अपॉन आर पावर -2 था क्या। ठीक है, तो इसमें जो है h अपॉन आर अगर लेस देन 1 हुआ, ठीक है, जो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस n का वैल्यू यहां आ जाएगा h अपॉन आर। ऐसा कब लिखा जाएगा,
जब h अपॉन r लेस देन 1 होगा। तो h अपॉन r लेस देन 1 है, इसका मतलब h लेस देन r हो, तो ऐसा लिखा जाता है। तो यही तो मैंने अभी लिखा है कि आप देखो जरा ऊपर फॉर्मूले में, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस बाइनोमियल थ्योरम लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो बेटा जल्दी से, बाइनोमियल थ्योरम लिख लो जिसको नहीं आता है, और आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या है देखो। अब यहां से याद क्या रखना है आपको, कौन सा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। देखो क्या रिजल्ट याद होना चाहिए हाइट के लिए। ठीक है, ये जो हाइट पे आ गए ना अपन, यहाँ के लिए क्या रिजल्ट याद होना चाहिए। यहाँ दो वैल्यू आई, जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला याद हो आपको। दूसरा जो जी डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये भी याद होना चाहिए। बट इसके साथ कंडीशन है क्या, h लेस देन r होना चाहिए। तो ये रिजल्ट है अपने पास, ये रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, नोट कर लो जरा। g डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर कब लगेगा, ये तो ऑलवेज वैलिड है, ये ऊपर वाला ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है। बट ये नीचे वाला कब वैलिड है, नीचे वाले के लिए कंडीशन है क्या, h लेस देन r। तो ध्यान रखना बेटा आप, r का जो वैल्यू होता है अपने पास होता है 6400 किलोमीटर। अब अगर h का वैल्यू आपको बोल दिया जाए 10 किलोमीटर, तो ये नीचे वाला लगा सकते हो। अगर h का वैल्यू आपको अगर ये h का वैल्यू 10 किलोमीटर तो ये वाला लगा सकते हो। बट अगर मान लो h का वैल्यू बोल दिया जाए 1000 किलोमीटर है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला पे जाना होगा आपको। ठीक है, ऊपर वाला कब लगाना है, जब h का वैल्यू ज्यादा हो, अर्थ के कंपेयर में आ रहा हो। जैसे अगर मान लो किसी को बोल दिया जाए h का वैल्यू है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है h का, तो ये r मतलब 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में छोटा है, मतलब फिर मैं नीचे वाले फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। अगर h का वैल्यू है मेरे पास 500 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो अगेन नीचे वाले पे आ जाऊंगा। h का वैल्यू दे दिया जाए आपको 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर आ गया, तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे आ जाऊंगा। अगर h का वैल्यू दे दिया जाए मुझे, जो हाइट है ना वो दे दी जाए re/2, re/2 मतलब इसका डिवाइड बाई 2, तो अगेन ज्यादा वैल्यू होगी तो ऊपर जाना है। अगर h का वैल्यू दे दिया जाए मुझे re/1000, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब नीचे वाले पे जाना है। तो ये आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सर कितना किलोमीटर तक ऐसा लग जाएगा, 300-400 किलोमीटर तक आप इसको लगा सकते हो, 300-400 किलोमीटर तक। 300-400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो यहां आ जाओ। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, 1 0 हटाओ, 1 0 हटाओ, ये 64 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, उसका 5 गुना कर लो। ठीक है, मतलब 300-400 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो रिजल्ट पता होना चाहिए आपको बेटा। रिजल्ट जो मैंने लिखा है, ये सारी कहानी नहीं लिखनी है आपको, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ट्राई किया है। चलो अब न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे अपन। ये रिजल्ट आप लोगों ने अगर लिखा हो तो मैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाता हूं। चलो गायब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलो देखो क्या है ध्यान समझना बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस, ये सबको पता है 9.8 होता है, सेंटीमीटर में लिखा है तो ये आ गया। इट्स वैल्यू एट हाइट ऑफ 64 किलोमीटर। अब ये 64 किलोमीटर हाइट पे पूछ रहे हैं, तो आप सोचो जरा कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा और क्या आंसर आएगा। सॉल्व करो जरा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। ट्राई करो जरा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे दोनों में से। देखो मैं बता देता हूं, आपको पता होगा जो यहां पे जो h दिया है वो दिया है 64 किलोमीटर, इसका मतलब h लेस देन r है, तो मैं जो g का फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं रे। तो g डैश कितना आ गया, ये तो आ गया 980। क्वेश्चन को मैं CGS में सोल्व कर रहा हूं क्योंकि ये जो है CGS में दिया है, तो अपन भी CGS में आंसर निकाल लेते। 1 माइनस 2 इंटू 64 अपॉन 6400। अब ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं ना अपन, सारा जो है CGS में नहीं करते हैं, स्पेशल यूनिट में करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो जी डैश जो आएगा वो आगे कितना 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मैंने जी का वैल्यू पुट कर दिया स्पेशल यूनिट में। 1 माइनस 2 h जो है वो आया 64 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर, ये अर्थ का रेडियस पुट कर लिया। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आप कितना आएगा बेटा, जी डैश
बरोबर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, इसको डिवाइड करोगे तो 64 से गायब हो गया, किलोमीटर किलोमीटर गायब हो गया 100, तो 1 माइनस 2/100 बचा गया, तो 1 माइनस 2/100 लिख लो यहाँ पे। तो कितना एलसीएम आ गया जी डैश का 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ये इसको 1/50 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। 100 माइनस 2 तो ये कितना आ गया 98, तो जी डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ऊपर आ जाएगा क्या 100 माइनस 2 तो आ गया 98/100। क्लियर है? तो यहां से जो जी डैश का वैल्यू आया ना मेरे पास 9.8 इंटू 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 9.8 इंटू 9.8 करूंगा तो कितना आ रहा है देखो 9.8 का स्क्वायर अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ डायरेक्ट, देखो जरा 9.8 इंटू 9.8 ये आता है 96। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ 9.960 आता है 960, यहाँ एक गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ 98 आएगा 9.8/98। ठीक है ना, ये 2 जीरो से गायब करा ना मैंने यहाँ पे, ये 1 जीरो तो यहाँ गायब कर दिए और 1 जीरो का पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो 9.8 बचा इंटू 98 है ना, तो यहाँ से जो जी डैश का वैल्यू आता है ये आता है 960 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना ऐसा आंसर हो जाएगा 960। नोट कर लो जरा, कैलकुलेशन है आप लोगों को फॉर्मूला अगर समझ आ जाता है ना तो कैलकुलेशन तो आसानी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से, फटाफट से वीडियो पोस्ट करके यहाँ तक की कहानी, जल्दी जल्दी फटाफट बेटा। चलो और आगे समझें क्या। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाता हूँ मैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को ट्राई करना है अब, ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या देखो 8 वाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की सेंटर से कितना डिस्टेंस पे जो है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ, जी का वैल्यू g/2 हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना आप, यहां से अर्थ के जो ये डिस्टेंस है जी का वैल्यू g/2 हो गया, मतलब आधा वैल्यू हो गया ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए होंगे आप। जी का वैल्यू जो है सरफेस पे जो वैल्यू होती है जी का 9.8 उससे आधा हो गया है, इसका मतलब आप जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए होंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये जो अर्थ है ना, ये मान लो मैंने अर्थ बना दी यहाँ पे, ये आ गया अपने पास क्या अर्थ। अगर मैं यहाँ जी का वैल्यू 9.8 लिखता हूँ, यहाँ जी का वैल्यू कितना लिखते हैं अपन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके आजू बाजू थोड़ा ऊपर जाऊंगा ना तो क्या होगा 9.8 से कम हो जाएगा। जैसे अभी 980 था ना, ये 980 आया था सेंटीमीटर में लिखूं तो थोड़ा ऊपर गए तो कितना हुआ 960 तो हुआ ना, थोड़ा ही तो चेंज हुआ, क्या ये आधा थोड़ी हो गया। तो अब यहाँ तो 980 से जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका मतलब आप बहुत ऊपर जा चुके हो। तो अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको समझ आ गया होगा, तो लगाओ जरा, आंसर करो फटाफट से। तो देखो क्या है, जी जो होता है जी डैश, वो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला, ये समझ आनी चाहिए पहले तो बात। ठीक है ना, अब ये जो जी डैश का वैल्यू है ये g/2 बोला है, और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से ही डिस्टेंस पूछा है, मतलब आपको स्मॉल आर ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आ गया g/2 इक्वल टू gm/r²। तो ये यहाँ से क्या, ये जो 1/2, ये g का वैल्यू आपको पता है gm/r² होता है क्या, इक्वल टू gm/r²। ये जो है ना स्मॉल g, ये सरफेस पे वैल्यू है क्या 8, सरफेस पे आपको पता है ना g का वैल्यू तो कितना होता है gm/r²। तो यहां से अगर देखोगे आप लोग बेटा तो gm से gm गायब हो गया, तो ये स्मॉल r का वैल्यू कितना आ गया √2r बोले तो कितना 1.414 r, ये अपना आंसर आ गया। मतलब आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। अगर आपसे ये पूछा होता कि हाइट कितना होगा, सरफेस से हाइट कितना होगा, तो आंसर हो जाता क्या, स्मॉल r को लिख देते आप r+h, ये यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है। हाइट पूछा होता तो क्या करना होगा ये मैं बता रहा हूं, तो r+h इक्वल टू 1.414 r लिखा होता, तो स्मॉल h आ जाता 4, फिर आंसर हो जाता अपना डी ऑप्शन। अगर सरफेस साइड पूछा होता तो, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है सेंटर से पूछा है, तो आंसर ये वाला होगा, ये सेंटर से है। अगर सरफेस से पूछा होता तो आंसर ये होता। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे यही है
कि आप जो है कितना इजीली ये समझ पाते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक दो फॉर्मूले बताए ना मैंने, हाइट पे दो फॉर्मूले बताए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर लगाना है एक तो, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा लिखा था जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, वो कब लगता है, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तब। क्लियर है? तो ध्यान रखना क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है। नोट करो जरा यहां तक, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट अब डेप्थ में आ जाते हैं। डेप्थ में क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से अर्थ के अंदर आ जाता हूं मैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। ठीक है, ये अपना अर्थ आ गया बेटा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान रखना, इसका डायग्राम मैं ही बनाता हूं। मान लो ये तो अर्थ का सेंटर आ गया और ऑब्जेक्ट अपना यहां पहुंच गया है, यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पे, जैसा कि यहां लिखा है ये वाली सरफेस से डेप्थ डी है और ये वाली डिस्टेंस मैंने आर मान ली। आर अगेन क्या है बेटा अपना, आर अगेन क्या है, आर बोलो जल्दी से वापस से, क्या है आर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब क्या होने वाला है बेटा, इस एम पे जो है ना, अब पूरी अर्थ फोर्स नहीं लगाएगी, ध्यान रखना, इस एम पे पूरी कंप्लीट अर्थ फोर्स नहीं लगाने वाली, केवल अर्थ का ये वाला पार्ट ही इस मास पे फोर्स लगाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे पहले तो क्या था, पूरा का पूरा अर्थ का मास जो है फोर्स लगा रहा था, अब अर्थ का पूरा कंप्लीट मास फोर्स नहीं लगाएगा, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने किया है, यही मास इस ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स लगाने वाला है। ठीक है, तो कितना फोर्स आएगा चेक कर लेते हैं जरा। तो पहले इसका मास मैंने एम डैश मान लिया। एम डैश क्या है, मास ऑफ अर्थ फ्रॉम, एक सेकेंड, एम डैश का वैल्यू को क्या लिखूं मैं, फोर्स जो लिखेंगे ना उसमें क्या लिखेंगे, ये वाला जो ग्रीन वाला मास है ना, इसको एम डैश मान लिया मैंने। एम डैश बोले तो क्या, एम डैश मास ऑफ अर्थ विच एक्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एम डैश आ गया। तो फॉर्मूला एफ बराबर एम ए लिख लिया आपने वापस से, तो क्या आ गया, जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। ठीक है, वापस ये एम से एम तो गायब हो जाएगा और ये आ गया जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया ये। अब इस ए को मैंने जी डैश मान लेता हूँ, इस एक्सेलरेशन को क्या लिख लिया मैंने अगेन, जी डैश, ये एक्सेलरेशन को अपन ने जी डैश लिख लिया अंदर में। ठीक है, अब मुझे ये एम डैश का कैलकुलेशन करना है। अगर एम डैश की कैलकुलेशन होगी तो आंसर आ जाएगा। तो एम डैश क्या हो जाएगा बेटा, आपको एक डेंसिटी पता है क्या, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होता है वो होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, यही ना। तो पूरा अर्थ का मास कितना है, m, पूरा अर्थ का वॉल्यूम कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो पूरा अर्थ का डेंसिटी है वही ग्रीन वाला अर्थ का डेंसिटी भी होगा ना, जो वाला मास फोर्स लगा रहा है उसका डेंसिटी भी वही होगा जो पूरे अर्थ का डेंसिटी। तो मैंने इधर तो लिखा पूरा अर्थ का डेंसिटी और इधर लिख रहा हूं एम डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है जो फोर्स लगा रहा है, 4/3 पाई से 4/3 पाई गए, यहां से मुझे एम डैश का वैल्यू पता लग जाएगा। तो एम डैश का वैल्यू जो आ रहा है ना वो कितना आ गया, एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अभी अगर मैं लिखना चाहूं बेटा यहां से, तो ये जो है जी डैश का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, जो जी डैश का वैल्यू है जी अपॉन आर स्क्वायर और एम डैश का वैल्यू क्या आ गया, एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब अगर यहां देखोगे तो ये आर से आर गायब होगा और जो जी डैश का वैल्यू आ गया मेरे पास जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ये अपना आंसर आया। ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए अंदर में। ठीक है, डी क्या हो गया, डेप्थ, स्मॉल आर क्या है बेटा, अगेन स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर अगर मैं यहां से लिखूं तो ये है क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम
अर्थ सेंटर लिख लेना आप एम डैश के नीचे और पूरी कैलकुलेशन समझ लो जरा जी डैश का। ठीक है, तो यहां पे समझना है जब ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर चला जाएगा तो पूरी की पूरी अर्थ फोर्स नहीं लगाएगी, कुछ अर्थ जो जितना अंदर ऑब्जेक्ट है ना उतना रेडियस मान लो, वही वाला अर्थ जो है फोर्स लगाएगी, तो उसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका मास जो है वो डेंसिटी से कैलकुलेट कर लिया मैंने। पूरी अर्थ का डेंसिटी वही होगा जो छोटी वाली अर्थ बोले तो ये जितना अर्थ फोर्स लगा रही है, कितना अर्थ फोर्स लगा रही है एम डैश अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। वहां से एम डैश का वैल्यू आया और अपना फाइनल आंसर आ गया। नोट करो जल्दी से यहां तक की कहानी। अब देखो क्या है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। अब जो क्या आया बेटा अपने पास, जो ये जी डैश आया है वो क्या आया, जी एम स्मॉल r अपॉन r क्यूब, यही आया ना। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल r प्लस डी मिला के कैपिटल R होगा क्या। यहां अर्थ का सेंटर, यहां कहीं ऑब्जेक्ट था क्या बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है, और ये डी डेप्थ में आ गया क्या, तो यहां से यहां तो पूरा का पूरा रेडियस होगा, यहां से यहां तक पूरा रेडियस हो जाएगा क्या बच्चे, ठीक है, यहां से यहां। तो ये लिखा जा सकता है, मतलब स्मॉल r की जगह क्या लिख दूं मैं, r माइनस डी। ये एक और पैटर्न बता रहा हूं मैं फॉर्मूले का, इसलिए समझा रहा हूं कहानी। जी एम अपॉन r क्यूब, यहां आ जाएगा r माइनस डी। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, जी डैश जी एम अपॉन r स्क्वायर r माइनस डी अपॉन r। मैं क्या किया, ये r क्यूब था ना बेटा, उसको r स्क्वायर और r में ब्रेक कर लिया, तो r स्क्वायर को इधर रख लिया, r को यहां लिख लिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना वो सरफेस पे वैल्यू बन गई, ये वाला जो है ना पूरा का पूरा क्या बन गया, सरफेस पे वैल्यू, और ये उसी पैटर्न का फॉर्मूला बन जाता है वापस से। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, क्लियर है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो एक और रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट भी आप लोगों को याद रख लेना है डेप्थ के केस में। जैसे ही डेप्थ में जाऊंगा तो ये जी का वैल्यू बदल के जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर है, नोट करो बेटा यहां तक की कहानी जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी। चलो अब रिजल्ट बता देता हूं, क्या रिजल्ट क्या कंक्लूजन है अपने पास में, क्या आपको याद रखना है, तो वो देखो कंक्लूजन। कौन सा कंक्लूजन लिखना है इसमें, यहां पे जो है एक तो जी डैश का वैल्यू जो आया ना डेप्थ में वो आया जी एम स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ये आया, ठीक है। एक जो जी डैश का वैल्यू आया जी 1 माइनस डी अपॉन r, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, देखो ये जो कंक्लूजन आया है इन दोनों फॉर्मूले की क्या खास बात है, ये भी ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, एंड ये वाला भी ऑलवेज वैलिड है। इसमें मैंने कहीं भी बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई, अगर आप लोगों ने डेरिवेशन ध्यान से देखा है तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान से लगाना। डी जो है सरफेस से डेप्थ है और स्मॉल r सेंटर से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से सेम ही आंसर आता है। क्लियर है कहानी, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी, नोट करो फटाफट से। चलो न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, गायब। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, आप लोग ट्राई करो जरा। द डेप्थ d एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स, सरफेस में जो भी वैल्यू है उसका 1 अपॉन n टाइम्स हो जाए, तो इसके लिए d का क्या वैल्यू होना चाहिए। वीडियो पॉज करो और जल्दी से सोल्व करो फटाफट बच्चों। तो आपको पता है डेप्थ में जा रहे हैं ना, डेप्थ d है तो g डैश का कौन सा फॉर्मूला लगा लूं, g 1 माइनस d अपॉन r, यही तो फॉर्मूला लगा लूंगा क्योंकि d डेप्थ में जा रहा हूं। r अर्थ का रेडियस बोला है क्वेश्चन में, तो यहां ये जो जी डैश बोला है बेटा ये 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सरफेस, ठीक है, समझे। अब आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या बेटा, ये जी डैश का वैल्यू यहां रख लिया 1 अपॉन n इंटू जी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन r, ठीक है। जी से जी मारा गया तो यहाँ 1 अपॉन n बचेगा इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन r, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है देखो, इसके बाद सिंप्लीफाई करें क्या, तो d का वैल्यू चाहिए ना मुझे को, तो r से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा r बाई एन इक्वल टू r माइनस डी, तो d का वैल्यू क्या आ गया r माइनस r बाई एन, ये अपना आंसर हो गया r माइनस r बाई एन, ठीक है बेटा।
अरे यार एक तो R माइनस आर अपॉन एन, ये अपना आंसर हो गया। इतना ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे आप तो g का वैल्यू जो है, अच्छा क्वेश्चन में बोला जाता है कि g का वैल्यू हाफ हो जाए तो n की जगह 2 पुट कर देना, g/2। g का वैल्यू 1/3 हो जाए तो g/3। तो मैंने जनरलाइज क्वेश्चन कर लिया, देख लेना, सोल्व कर लेना, फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अच्छा इसका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। एक और क्वेश्चन क्या है, देखो एक और क्वेश्चन ये है बेटा अपने पास में, ये जो है ना स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आ गई है। अब आपको क्या पता करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जी डैश का आर के साथ में, आर एंड जी डैश, ड्रॉ जी डैश आर कर्व, ये ग्राफ क्या आने वाला है, ठीक है। और आर जो है वो क्या मान लेना आपको, रेडियस ऑफ अर्थ। और ट्राई करो जरा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग ट्राई करो जरा बेटा, क्या इसका आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करूं क्या। अच्छा मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा वो स्मॉल आर की टर्म में ड्रॉ करना है, तो मैं जो दोनों फॉर्मूले लिखूंगा ना वो स्मॉल आर वाले लिखूंगा। तो सॉल्व करता हूं जरा, देखो तो मैं इनसाइड की बात करूं, अर्थ के अंदर की बात करूं, जब तक अर्थ के अंदर रहेगा ऑब्जेक्ट तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इनसाइड में फॉर्मूला क्या लगने वाला है, अर्थ के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो जी डैश का जो फॉर्मूला होगा GM स्मॉल r अपॉन r3। और जो आउटसाइड में जो फॉर्मूला लगने वाला है, आउटसाइड में क्या फॉर्मूला लगने वाला है अपना, जी डैश का GM अपॉन स्मॉल r², ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करें क्या, इनसाइड में तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या, अरे कांस्टेंट वेरिएबल, तो पहले तो जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है क्या, तो ग्राफ ड्रॉ कर दें क्या, आर इसी ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना, यही वाला ग्राफ यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो ड्रॉ करके देखते हैं जरा क्या होगा आंसर। देखो यहां आर आ गया, यहां जी डैश आ गया। शुरुआत में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्या, जी डैश जो है वह प्रोपोर्शनल टू आर है, कब तक, अंदर अंदर तक, अंदर अंदर तक मतलब अंदर अंदर तक मतलब अर्थ का रेडियस तक। इसके बाद क्या होगा, यहां जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, यहां जो है ना जी डैश जो है इस यहां तक तो जो जी डैश है वो क्या है, जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर। और यहां सरफेस पे जी का वैल्यू कितना हो जाता है, GM अपॉन r²। यहां रख के देख लो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, GM अपॉन r²। इसके बाद जो है ना जी डैश ऐसे बदलता है, जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। नोट कर लो जरा, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा है। अब ये ग्राफ है ना जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ मैंने आपको सिखाया तो नहीं, पर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है ना y प्रोपोर्शनल टू 1/x, उसी पैटर्न पे इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले वाले में तो क्या आया, जी डैश, शुरू में तो जो रिलेशन है ना वो क्या है अपना, जी डैश जो है, जी डैश क्या है प्रोपोर्शनल टू r, मतलब ये जो जी डैश r के प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, 1 अपॉन r² के, तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। नोट कर लो जरा बेटा, ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाया हुआ है मैंने। चलो गायब कर दें, गायब। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसके कारण भी जी में कोई चेंजेस आते हैं। तो ये अर्थ है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये जो एंगल है बेटा इस एंगल को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं क्या, ये एंगल को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं क्या, लैटिट्यूड एंगल से। ये अर्थ जो है ओमेगा से घूम रही है, ये पॉइंट P आ गया, ये ऐसे ऐसे अर्थ का रोटेशन के कारण ये वाला एंगल भी सेम लैम्डा हो जाएगा।
हाँ, ये वाला एंगल अगर लेमडा है तो ये एंगल भी लेमडा हो जाएगा। ये अर्थ ओमेगा से घूम रही है तो अपना जो जी डैश का वैल्यू आता है या इफेक्टिव जी का वैल्यू आता है, जी इफेक्टिव का वैल्यू मैंने आपको सर्कुलर मोशन में डिराइव कराया था, वापस नहीं कराऊंगा। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर अर्थ का रेडियस कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है, याद रख लेना, डायरेक्ट पहले भी डिराइव करवाया हुआ है। लेमडा क्या है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना। लेमडा क्या है, लेटीट्यूड एंगल, लेमडा जो है लेटीट्यूड, लेमडा जो है अपना लेटीट्यूड एंगल है। हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है इक्वेटर से, ये वाली लाइन इक्वेटर होती है, ठीक है, ये वाली लाइन इक्वेटर से मेजर किया जाएगा। फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। और तो क्या है, जी तो ग्रेविटेशनल, ये जो है सरफेस पे वैल्यू है, ठीक है ना, जी का सरफेस पे वैल्यू 9.8, ठीक है, नोट कर लो जरा है। डेरिवेशन जो है इसका डेरिवेशन सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। चलो गायब कर दें क्या, नोट करो, वीडियो पॉज करके फटाफट से बच्चों लोग जल्दी 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 नोट कर डालो। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन। पोल पे क्या इफेक्ट होने वाला है, पोल पे आपको पता है लैटिट्यूड एंगल कितना हो जाएगा, ये अर्थ, ये यहाँ पे ये पॉइंट पोल आ गया क्या, पोल पे जो है जीपी मान लिया, जी का वैल्यू जो है इफेक्टिव वैल्यू, जीपी इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। अब आपको पता है पोल पे जो है लैटिट्यूड एंगल जो है लेमडा कितना हो जाएगा 90, यहाँ 5 से डिनोट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जीपी क्या आ जाएगा, देखो जीपी आ गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर फाइव। तो ये कोस फाइव का वैल्यू कितना पुट कर दोगे 590, तो 590 कोस फाइव 0, तो जीपी का वैल्यू कितना आ गया जी। मतलब यहां पे पोल पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, पोल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, पोल पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां लेमडा जो है लैटिट्यूड एंगल 90 डिग्री हो जाता है बेटा, ठीक है। चाहो तो आप लोग है ना बेटा यहाँ पे लेमडा जो लिख लेना ना, लेमडा लिख लेना है, क्योंकि अपन हर बार लेमडा लिखा हूं मैं, यहाँ गलती से मैंने 5 लिख दिया, ये लेमडा लिख लेना यहाँ पे। यहाँ भी जो है लेमडा 90 डिग्री हुआ तो कोस लेमडा 0 हो जाएगा, यहाँ भी लेमडा लिख लेना, यहाँ लेमडा लिख लेना, ऐसा भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, 5 की जगह। तो ये तो पोल पे कहानी आ गई, मतलब पोल पे जो है घूमने का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट इक्वेटर पे देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ जी विद लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्या, 5 का वैल्यू 0 आ गया, इसको जी ही बोल दिया, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जी कितना आ गया, देखो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस, 5 का वैल्यू 0 रखूंगा, कोस 5 1 हो जाएगा, तो ये जी का वैल्यू कम हो गया, कितना कम हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, ठीक है ना। कहानी नोट कर ली यहां तक। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हो, लेमडा लिख सकते हो क्या, यहाँ लेमडा लिखोगे तो यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, यहाँ लेमडा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इक्वेटर की कहानी आपको समझ आ गई। चलो और आगे समझते हैं। लैटिट्यूड एंगल का डेफिनेशन लिख लो। लैटिट्यूड एंगल का डेफिनेशन क्या हो गया, लैटिट्यूड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ टू द सेंटर ऑफ अर्थ विद द इक्वेटरल लाइन, बोला था ना इक्वेटरल लाइन से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, पोल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा रोटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां आता है, इक्वेटर पे, ठीक है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी इज मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम तो पोल पे हो गया और मिनिमम होगा इक्वेटर पे, ठीक है, रोटेशन का इफेक्ट देख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जरा, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एंगुलर स्पीड ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ सो दैट ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर may appear वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब जी इफेक्टिव का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो जी इफेक्टिव क्या आ गया बेटा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है आपको, आर ई क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो एंगुलर स्पीड पता करनी है मुझे। अब पहले तो क्या की बात कर रही है, 8 इक्वेटर, अरे खुद से ट्राई कर रहा हूं ना, वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो जल्दी से बेटा, मेरा वेट ना करो। लेमडा का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो जी इफेक्टिव क्या आ गया मेरे पास, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर, 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना पुट कर देना है आपको, 0। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू 0 पुट करते क्या आ जाएगा बेटा,
0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या पता करना है, एंगुलर स्पीड ना, तो ओमेगा स्क्वायर आर बरोबर आ गया जी, तो ओमेगा कितना आ गया, √g/r। ये अपना आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने सर्कुलर मोशन में भी आप लोगों को करवाया होगा बेटा, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, जल्दी से नोट करो जरा, वीडियो पॉज करो और कहानी नोट करो जरा। वैसे तो थैंक आ गया, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन क्या है, देखो कभी भी आपको परसेंटेज चेंज इन जी पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है, देखो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ परसेंटेज चेंज इन जी, तो क्या लिख दोगे, देखो जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, ठीक है, ये लिख देना है। अब हाइट वाले पे लिख लोगे ना, पहला जो इफेक्ट था हाइट का, हाइट वाले इफेक्ट में क्या आ जाएगा बेटा, हाइट वाले में जी डैश का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हो आप, जी डैश का वैल्यू में मान लो ये वाला लिख लेता हूँ 1 - 2h अपॉन आर, ये वाला लिख लिया मैंने, h <> आर कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे जी डैश कितना आ जाएगा, देखो ये जो जी डैश का वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, तो जी डैश परसेंटेज चेंज कितना आ गया, परसेंटेज चेंज इन जी, तो जी डैश का वैल्यू जी 1 - 2h अपॉन आर माइनस जी अपॉन जी इंटू 100 कर लेना। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, अंदर जी से जी मल्टीप्लाई होगा, ये जी ये वाले जी से गायब हो जाएगा, क्या ये वाले जी से गायब हो जाएगा, और जो आंसर आएगा अपना ये जी 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 गायब हो जाएगा, तो 1 1 गायब हो गया, -2h अपॉन आर इंटू 100, ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्लियर है, ये जी मल्टीप्लाई होगा अंदर, या फिर यहां से जी 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 कॉमन लेके हटा दो, यहाँ 1 - 2h अपॉन आर -1 बचेगा, 1 1 गायब हो गया, तो माइनस का मतलब ये जी का वैल्यू कम हो रहा है। ऐसे ही ये तो हाइट वाले पे आया इफेक्ट, ऐसे डेप्थ वाले में क्या आ जाएगा 1 - d अपॉन आर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -d अपॉन आर इंटू 100। ऐसे रोटेशन वाले में क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ जाएगा रोटेशन वाले में, तो दूसरा वाला जो है ना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, एट डेप्थ में क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज चेंज, डेप्थ में जो है परसेंटेज चेंज जो आएगा ना, वो आ जाएगा क्या, -d अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। ऐसे घूमने वाले का भी इफेक्ट देख सकते हो क्या, रोटेशन वाले का क्या आ जाएगा, रोटेशन वाले में जो परसेंटेज चेंज आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा -ω²r। एक सेकेंड, यहां तक लिखो पहले आप लोग, ठीक है, फिर मैं थर्ड वाला ऊपर लिखता हूं, जगह नहीं बची तो। यहां तक लिख लिया, चलो थर्ड वाला लिख देता हूं मैं। थर्ड वाले में क्या आएगा, देखो थर्ड वाले में जो है क्या आने वाला है, थर्ड वाला जो है रोटेशन वाला आया था इफेक्ट, तो रोटेशन में जो है जी का वैल्यू कितना हो जाता है, रोटेशन में जी इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो आया था जी माइनस ω²r cos स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन जी, तो ये आ गया क्या, जी माइनस ω²r cos स्क्वायर लैम्डा, ये तो लैम्डा डैश की जगह पुट कर लिया, -g अपॉन जी इंटू 100, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी जो परसेंटेज चेंज जो आ गया ना, ये जी से जी गायब हो गया, ये जी से माइनस कर रहा हूँ, अब डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे ना, ω²r cos स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी इंटू 100, ऐसा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बाकी इक्वेटर पे तो लैम्डा 0 पुट कर देना, पोल पे तो लैम्डा 90 पुट कर देना, लैम्डा 90 पुट कर दोगे तो ये इफेक्ट 0 आ गया, मतलब पोल पे जाने पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने जी का वेरिएशन पढ़ा, साथ में जी की कहानी समझिए बेटा, ठीक है ना। तो लेक्चर ध्यान से देखना है, थोड़ा थ्योरी कंटेंट ज्यादा मिल रहा है अभी, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है ना, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। आज वाले लेक्चर में अपन ने वेरिएशन के बारे में पढ़ा, जी के बारे में पढ़ा, लेक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी लाइव लेक्चर आएगा सारी कहानी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।